अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज़ाद कश्मीर के 45 हलकों पर 3 मराइल में होने वाले इंतखाबात का पहला मरहला कल शुरू हो रहा है। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों पर कल वोटिंग होगी, जहां यह देखना सबसे अहम होगा कि क्या पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जमातें बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगी या नहीं। अहम बात यह कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का JUIF के साथ इत्तेहाद है, जबकि MQM ने नून लीग के हक में अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार कर लिया है। इस इलेक्शन में नून लीग ने 37 जबकि पीपल्स पार्टी और IPP ने 35-35 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जबकि इलेक्शन मुहिम में नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग ने सियासी गहमा गहमी बढ़ा दी है। मगर अहम सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है, एहतजाजी मुजाहिरीन के जो मुतालबात हैं, क्या आने वाली हुकूमत उन मसाइल को हल कर सकेगी या नहीं, इस पर तजिया हासिल करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी और तजियाकार अमित मीर ने। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, कश्मीर के इलेक्शन का आगाज कल से होने जा रहा है और बड़े मुख्तलिफ हालात में इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज अभी जारी है और इस एहतजाज के बाद ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वक्त पर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और अब यह फैसला किया गया है कि 3 फेजेस में इलेक्शन होंगे। कैसा देख रहे हैं आप माहौल और इन होने वाले इलेक्शन को? शुक्रिया शहजाद साहब। दरअसल इलेक्शन को डिले करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और ये अगस्त के पहले हफ्ते से पहले पहले ये इलेक्शन जो है इसको मुकम्मल करवाना ज़रूरी था। तो इब्तिदा में तो ऐसा लग रहा था कि ये वन गो में इलेक्शन होगा, यानी कि एक ही दिन में हो जाएगा। माजी में भी एक ही दिन में इलेक्शन होता रहा, लेकिन जब इसको 3 फेजेस में, इसको 3 मराहिल में इलेक्शन मुनअक्किद करवाने का फैसला किया गया, तो उसका मतलब यही लिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि अगर एक दिन इलेक्शन होता तो मुस्लिम लीग नून के लिए सिंपल मेजॉरिटी हासिल करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स जो हैं और उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। पीपल्स पार्टी को भी मुश्किलात का सामना था, लेकिन मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो इसका फ़ायदा जो है वो तो मुस्लिम लीग नून को पहुँचेगा, क्योंकि मीरपुर में पहले दिन इलेक्शन हो रहा है, तो मीरपुर जो है वो बिल्कुल सेंट्रल पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका यकीनन मुस्लिम लीग नून फ़ायदा उठाने की कोशिश कर। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने आज से 26 जुलाई से उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और वो अब मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं। तो उससे जो दूसरा मरहला इलेक्शन का 2 अगस्त को होना है उस पर भी असर पड़ सकता है और इससे जो अमन अमान की सूरत हाल है वो भी ख़राब हो सकती है, जिससे कि जो वोटर्स का टर्न आउट है उस पर असर पड़ सकता है। मैं ज़ाती तौर पर इलेक्शन के बायकाट की हमायत नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि जो इलेक्शन का बायकाट होता है वो उसका नुकसान उनको होता है जो कि इलेक्शन का बायकाट करने की अपील करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ना तो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और उस पर पाबंदी भी लगा दी गई है, तो उसका तो कुछ स्टेक पे नहीं है। लेकिन ये जो अगर अफरा तफरी होती है, गड़बड़ होती है, तो इससे कश्मीरियों के लिए मसाइल में इजाफा हो सकता है। बहरहाल अब उन्होंने इलेक्शन के बायकाट का ऐलान कर दिया है, इसके बावजूद इलेक्शन हो रहा है। तो इसके नतीजे में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, हो सकता है कि कल हमें इन दोनों पार्टियों के वोटर जो हैं वो मुश्तरका तौर पे अपील करते हुए नजर आए कि यार जिन लोगों ने सड़कें बंद की हुई हैं या वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाने दे रहे, आप प्लीज हमें जाने दें। तो ऐसा लगता है कि ये जो बायकाट की अपील है जी इसके नतीजे में जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन और सियासी कशीदगी है उसमें कुछ कमी भी हो सकती है। मीर साहब, अभी हाल ही में हमने जो GB इलेक्शंस देखे हैं उसमें भी दोनों पार्टीज ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने दावा किया कि हम हुकूमत बनाएंगे। बाद में हमने देखा एक स्प्लिट मैंडेट आया और सरप्राइज ये था उस स्प्लिट मैंडेट में कि जो 4 आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने ना वफाक में नून लीग की हुकूमत को ज्वाइन किया, ना पीपल्स पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें जीती थी उनको ज्वाइन किया। उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया और मखलूत हुकूमत का हिस्सा बन गए। यानी कि पीपल्स पार्टी वहां पे फुली सिक्योर नहीं है, कुछ भी हालात बिगड़े तो ये 4 लोग शायद विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी वक्त। क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी इसी किस्म का नतीजा एक्सपेक्टेड है? क्योंकि फर्क थोड़ा यहाँ पे कि जो महाजरीन की सीटें हैं वो तो मेजॉरिटी पंजाब में है, तो वो कहा जा रहा है कि नून लीग को एक एडवांटेज होगा क्योंकि वहां पे उनकी हुकूमत है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मुहाजिरीन की ज़्यादातर जो नशस्तें हैं वो तो पंजाब में हैं और यकीनन इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हो सकता है, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में है। देखें शहजाद साहब, इस वक्त
मेरा और आपका और पाकिस्तान के अक्सर लोगों का मसला जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं है। हमारा मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो अनरेस्ट है, जो बेचैनी है, वहाँ के नौजवानों में हमें बागियाना रुझानात नज़र आ रहे हैं, वो ख़त्म होने चाहिए, उनके मसाइल हल होने चाहिए। मेरी कम से कम प्रायोरिटी ये है। मुझे नहीं लगता कि ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कल से एक इलेक्शन का पहला मरहला शुरू हो रहा है, तो ये इलेक्शन जो है ये अगर हो भी जाता है तो इससे कोई आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल होंगे। तो अब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान जो है, वहाँ के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है उसने बड़ा उसको इजी लिया था। उनका ख्याल था कि जिस तरह हमें फरवरी 2024 में मेजॉरिटी मिल गई थी या दिलवा दी गई थी, तो हमें इस दफ़ा भी आराम से मिल जाएगी। लेकिन बिलावल साहब ने कुछ जोर लगाया और वो उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ किया और वो वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो आप देखें कि नवाज शरीफ से लेके तो मरियम औरंगजेब तक और डॉक्टर तारक फजल चौधरी से लेकर राना सनाउल्लाह तक सारे जोर लगा रही हैं। एक मीटिंग हुई पिछले दिनों इस्लामाबाद में, एक मीटिंग हुई, उसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ वुज़रा जो हैं वो शामिल थे। तो उस मीटिंग में उनको कहा गया कि भाई ये डू और डाई वाला मामला है। अगर आपने आज़ाद कश्मीर में सिंपल मेजॉरिटी हासिल ना की तो फिर आप समझे कि मरकज़ में भी आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो अब आप समझ जाएं कि ये डू और डाई की पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो उन्होंने इसमें हर कीमत पर जीतने के लिए इसको अब 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसमें अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जो भी जीतता है, कोई भी हुकूमत बनाता है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत बनने से और इलेक्शन हो जाने से आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर होंगे। उसकी वजह यह है कि ये हालात जो हैं ये 2019 से ख़राब हो रहे हैं। उस वक्त राजा फारूक हैदर साहब थे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, फिर PTI के आए जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं। ये तनवीर इलियास साहब पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि ये जो अवामी हकूक़ की बात करने वाले लोग हैं ये इंडियन एजेंट हैं, ये गैर मुल्की एजेंडा लेके आए हैं। और फिर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने भी यही किया। तो जो आम कश्मीरी है उसके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये सारी पार्टियां जो हैं इनमें कोई फर्क नहीं है उनके लिए। वो कहते हैं कि आपने हमारे साथ जो वादा किया था, एक 38 नुकाती मुआहदा किया था, उस पर अमल दरामद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि जीते कोई भी, लेकिन कम से कम जो कश्मीर और खासतौर पर वहां के नौजवान हैं उनके जो मुतालबात है वो पूरे होने चाहिए। लेकिन आपने जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात की है मीर साहब, आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत के लिए यानी कि नून लीग के लिए अब डू और डाई वाली बात है, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि ये उनको ताना पड़ता है कि वन पेज है और वन पेज की वजह से बहुत सारे मसाइल आपके चाहे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो वो हल हो जाते हैं। लेकिन आप खुद भी तो दिखाइए ना कि इस दौरान आपने अपना वोट बैंक बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नून लीग के लिए, और शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा वहां पे कैंपेन भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी दे रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ और आपने भी उसकी सही तशरीह की है। देखिए बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की डेस्परेशन जो है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उन्होंने कल MQM पाकिस्तान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया है कि जी MQM पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया और कहीं कहीं पे उनके कुछ उम्मीदवार खड़े थे जी उनको हम विड्रॉ करें। अब सबको पता है कि MQM पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है आज़ाद कश्मीर में। ठीक है, उनकी कराची में, हैदराबाद में है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो नहीं है ना। तो अगर मुस्लिम लीग नून अब MQM से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है जी कि हमायत का ऐलान कर दिया जी हमने मुस्लिम लीग नून का, और फिर मुस्तफा कमाल साहब जो कह रहे हैं अब हम पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि और उन्होंने सूबों का भी मुतालबा कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्चुअली 18वीं तरमीम के खिलाफ ऐलान जंग किया है। और ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मुझे तो यही लग रहा है कि इसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर की सियासत से नहीं है। इनकी जो लड़ाई हो रही है इस वक्त, इसका ताल्लुक 18वीं तरमीम से है। अच्छा जी मीर साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था, ये जो बयानात हम देख रहे हैं नून लीग के पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के नून लीग के खिलाफ, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान नूरा कुश्ती होती है, सिर्फ वही है या वाकई संजीदा नौयत के बयानात है? क्योंकि एक जो बयान राणा साहब ने दिया था कि 2500 से 3000 अरब रुपए की सिंध में करप्शन हो गई, पैसा दुबई चला गया। कल जब वो सवाल हमने उनसे किया तो बड़े नाराज हो गए। वो कह रहे मीडिया को हक ही नहीं पहुंचता कि मेरे बयान पर तबसरा करे या मुझसे सवाल करे। बहरहाल ये राना साहब जो हैं उनका ख्याल है, लेकिन
अगर आप राना सनाउल्लाह साहब और कल जो मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो कंटेंट है उसको अगर आप कंपेयर करें तो आपको उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, काफ़ी मुमासलत नज़र आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है उन्होंने ऐसे ही नहीं की। ये जब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो हालात पैदा होने वाले हैं, जो कि मैं अपने किसी खदशे का इजहार नहीं कर रहा, मैं मेरी एक इन्फॉर्मेशन है मैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जी बहुत से इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और आने वाले दिनों में वो सामने आ सकते हैं। और उसकी बड़ी वजह ये होगी कि जो अगली आईनी तरमीम आ रही हैं उस पर पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो रेजिस्ट नहीं करेगी। भी साहब, मैंने आपका ये देखा है बयान जिसमें आपने अगली तरमीम की बात नहीं की है। आपने कहा है कि 28वीं भी आएगी, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं फाइल शहबाज शरीफ के सामने पड़ी हुई है, वजीर आजम के सामने, और आपने वो डॉक्यूमेंट देखा भी है। मतलब यहाँ तो 26वीं या 27वीं हजम नहीं हुई अब तक, आप तो 32-33 तक लेके चले गए ये मामला। तो ये तो बाकायदा लगता है कि कई तरमीमों का ग्रैंड डिजाइन है जो कि तैयार किया गया है। देखिए शिजात साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। तो जब मुझे एक बात का पता चला कि भाई एक ग्रैंड डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हुआ है, तो जो उनके ऑथर हैं उस डॉक्यूमेंट के, मैंने उनसे बात की। अब वो मेरे बड़े पुराने मेहरबान हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने तो ये बड़े काफी दिन पहले का डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ। उन्होंने मुझे दिखा दिया, शेयर किया उन्होंने मेरे साथ। अच्छा, अब उस डॉक्यूमेंट में जो चीजें हैं, जो कि वो डॉक्यूमेंट 26वीं तरमीम के बाद मैंने देखी थी, और उस वक्त मैं ये जानना चाह रहा था 27वीं तरमीम में क्या होगा। तो एग्जैक्टली उस डॉक्यूमेंट में जो था वो 27वीं तरमीम में आ गया। कुछ चीजें रह गई, और वो जो चीजें रह गई हैं अब वो हर कीमत पर इस हुकूमत ने उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। और जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, आईनी तरामीम का एक पैकेज तैयार किया हुआ है, उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ पहले बात हुई थी जी लेकिन ये बैकआउट कर गए। तो 28वीं भी उन्होंने करवानी है, फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो अच्छी चीजें हैं। उस पर 29वीं तरमीम भी आ सकती है, फिर 30वीं भी आ सकती है आगे भी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है। और वो डॉक्यूमेंट जो है, अगर उसमें जो रिकमेंडेशंस की गई हैं उस पर अगर 26वीं तरमीम भी हो गई है, 27वीं भी हो गई है, तो मुझे लगता है 28वीं भी होगी, 29वीं भी होगी, 30वीं भी होगी, 31वीं भी होगी। अब सर, अहम सवाल यह है कि ये जो अगर अवामी कोई तरमीम आती भी, आईनी तरमीम, तो क्या वो अवामी मफाद में होगी, या जो पिछली दो तरमीम है जिसमें हमने देखा है अक्सर मकसद तो ये नजर आया कि इस निज़ाम को मजीद मजबूत करना है उन तरमीम के जरिए, तो क्या होगा? क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, अभी हमने देखा है कि कल नौजवानों की एक तहरीक की वजह से इंडिया में एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, हुकूमत के मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, जो कि बड़े फख्र से कहती थी कि हमारे यहाँ मिनिस्टर्स इस्तीफा नहीं देते हैं। लेकिन हमने ये देखा है, ना सिर्फ भारत में मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, इससे पहले नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में नौजवानों की लीडरलेस तहरीक की वजह से तब्दीलियां आई हैं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है अवाम और रूलिंग एलीट में। खासतौर पर नौजवान के जो मुतालबात है वो शायद हुकूमतों को समझ ही नहीं आते। यहाँ तो अभी भी हम पढ़े हुए हैं कि सेनेटर को ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, उनकी बेगम को मिल जाए, उनके बच्चों को मिल जाए। अवाम की अलग परेशानियां हैं, गुर्बत है, रोजगार नहीं है, अच्छा हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये डिस्कनेक्ट हमारे भी नजर आ रहा है आपको, जो हमने इससे बड़ी सगीर में और साउथ एशिया में देखा है दूसरे ममालिक में? जो डॉक्यूमेंट मैंने देखा है जिसमें बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की रिकमेंडेशंस की गई हैं, तो उस डॉक्यूमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के आम नौजवानों के मसाइल के साथ। उस डॉक्यूमेंट का ताल्लुक ये जो रूलिंग एलीट है ना, इसके मुफादात को प्रोटेक्ट करना ही नजर आता है। अब मसला ये है ना कि पाकिस्तान के नौजवानों का लीडर कौन है? पाकिस्तान के नौजवानों का लीडर दावा किया जाता है कि जी मरियम नवाज है, दावा किया जाता है जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ठीक है जी। तो अब क्या, अब आप खुद मुझे, मैं और आप तो जर्नलिस्ट हैं, तो हमने तो फैसला नहीं करना, लेकिन अगर हमें डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट और पाकिस्तान के नौजवान के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का आम नौजवान बिलावल साहब को और मरियम साहबा को अपना तर्जुमान नहीं समझता। देखिए मसला क्या है, अगर ये 18वीं तरमीम जो हुई थी बहुत साल पहले, जिसका क्रेडिट लेती है पीपल्स पार्टी, और उसमें मुस्लिम लीग नून भी ऑन बोर्ड थी और जमातें भी ऑन बोर्ड थी, अगर 18वीं तरमीम की जो ट्रू स्पिरिट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती तो आज ये मसाइल ना होते। अब देखें ना कि सिंध जो है उसकी गवर्नेंस क्या इस काबिल है कि उसको पीपल्स पार्टी एक रोल मॉडल के तौर पे पेश कर सके। 18वीं तरमीम जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का तस्वर था उसमें, कि इख्तियारात मरकज से सूबे और सूबे से फिर
बल्दियाती इदारों तक जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इख्तियारात और फंड्स मरकज से सूबे तक तो ट्रांसफर कर दिए, आगे बल्दियाती हुकूमतों को उन्होंने ट्रांसफर नहीं किए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ना पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने देते हैं, ना इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने देते हैं। तो क्या इनका क्या इंटरेस्ट है कि ये 18वीं तरमीम को एक ढकोसले के तौर पे पेश तो करते हैं जी, ये बड़ी अच्छी हमने तरमीम की, हमने भी इसकी बड़ी सपोर्ट की थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं हो रही। तो जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और ये फिर 18वीं तरमीम पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, तो पाकिस्तान का नौजवान फिर यही कहेगा ठीक है भाई तुम अब आपस में लड़ो, लेकिन हम सब मिलकर तुम सब के खिलाफ लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि वो वक्त करीब आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो डिस्कनेक्ट है जिसमें रूलिंग एलीट अपने लिए मरात लेती जाती है, अवाम पे बोझ डालती रहती है, ये खतरा बन सकता है रूलिंग एलीट के लिए, जो हमने देखा है अपने आस पड़ोस के ममालिक में? अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि एक पार्लियामेंट की कमेटी है डेवोल्यूशन, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डेवोल्यूशन, तो उस मीटिंग में कुछ रिकमेंडेशंस पेश की गई जिसमें कहा गया कि कुछ वजारतें हैं, गैर ज़रूरी वजारतें हैं मरकज़ में और सूबों में, अगर वो ख़त्म कर दी जाए तो 1000 अरब रुपए की बचत हो सकती है। 1000 अरब रुपए की बचत हो सकती है जी। 18वीं तरमीम में यही तो करना था आपने, कि आपने जो गैर ज़रूरी वजारतें हैं वो ख़त्म करके आपने सूबों को देनी थी, लेकिन सूबों ने भी गैर ज़रूरी वजारतें नहीं कायम कर ली, मरकज़ ने भी बहुत सी अभी तक जो है वो सूबों को वापस नहीं की हुई। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, लेकिन जहां पे मसला होता है रूलिंग एलीट के मुफादात को प्रोटेक्ट करने का, तो इकट्ठे हो जाते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 26वीं तरमीम है और 27वीं तरमीम है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये 28वीं भी करेंगे, ये 29वीं भी करेंगे, 30वीं भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का आम नौजवान इनके साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस और दीगर मामलात पे अपना तजिया दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये सिर्फ शुरुआत है, इसे इख्तिताम समझने की गलती मत करना। ये पैगाम है भारत की उस तलबा और जेनजी तहरीक का जिन्हें पहले मोदी सरकार ने नज़रअंदाज किया, फिर उनका तमस्खुर उड़ाया गया, फिर लाठियों, आंसू गैस शेल्स और पैलेट गन से उनके अज़म का इम्तिहान लिया गया और आखिर में सरकार को खुद ही हथियार डालकर पीछे हटना पड़ा। मगर अब तलबा की ये तहरीक वाज़े कर रही है कि नीट पेपर लीक स्कैंडल में वजीर तालीम के इस्तीफे के साथ उनका जंतर मंतर पर 37 रोज़ा एहतजाज तो ख़त्म हो गया, मगर ये तहरीक जारी रहेगी। पिछले 3-4 सालों में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के बाद भारत में उठने वाली जेनजी की ये तहरीकें जनूबी एशिया के सियासी मंजरनामे में एक वाज़ेह ट्रेंड दिखा रही हैं। ये तहरीकें दिखा रही हैं कि कैसे तहरीक की कामयाबी के लिए कोई बड़ा सियासी चेहरा या कोई बड़ी सियासी जमात या मेन स्ट्रीम मीडिया की सपोर्ट ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वाज़ेह और मुश्तरका मकसद सोशल मीडिया के जरिए पूरी कौम और पूरे मुल्क को इकट्ठा कर सकता है। ये तहरीकें साबित कर रही हैं कि अगर लोग रहनुमा के बजाय मकसद और मंजिल को रहनुमा मान लें तो बड़े से बड़ा मकसद हासिल किया जा सकता है। भारत में नीट पेपर स्कैंडल के खिलाफ उठने वाली तलबा तहरीक में भी यही कुछ देखा गया है, जहां रंग, नस्ल, जात और कौमियतों के तासुब के बगैर भारत का तकरीबन हर तबका तालीमी निज़ाम में करप्शन और गैर शफाफियत के खिलाफ एक हो गया था। इस तहरीक में मुतालबात की लंबी फहरिस्त के बजाय 3 वाज़ेह और 2 टोक मुतालबात थे। नारे भी वाज़ेह थे और हिकमत अमली भी वाज़ेह थी। तलबा ने मोदी हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे। पहला यह कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। दूसरा यह कि जिन तलबा ने नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने और जहनी दबाव की वजह से खुदकुशियाँ की, उनके अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरा ये कि इस एहतजाज के दौरान पुलिस ने तलबा पर जो तशद्दुद किया उस पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुस्तकबिल में एहतजाज करने वाले तलबा को तंग ना करने की गारंटी दी जाए। और कल मोदी हुकूमत ने तलबा के ये तीनों मुतालबात मान लिए, जिसके बाद तलबा ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। इस पूरी सूरत हाल में अहम सवाल ये है कि जिस नीट एग्ज़ाम को लेकर भारत में तलबा की एहतजाजी तहरीक ने मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो मामला है क्या? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल का इम्तिहान है, जो हर साल लाखों नौजवानों की तकदीर का फैसला करता है। भारत में किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए ये इम्तिहान ज़रूरी होता है। रवां साल इस इम्तिहान में भारत भर से तकरीबन 22 लाख तलबा इम्तिहान में बैठे थे, मगर सीटें सिर्फ 1.25 लाख थी। इसीलिए भारत में इसे सिर्फ एक आम इम्तिहान नहीं बल्कि तलबा की सालों की मेहनत, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों, नफसियाती दबाव और वालदैन की उम्र भर की जमा पूंजी के इम्तिहान के तौर पर भी देखा जाता है। तकरीबन 2.5 माह पहले 3 मई को पूरे मुल्क में 22 लाख तलबा इस इम्तिहान में अपीयर हुए थे, मगर इस इम्तिहान का पर्चा इम्तिहान से पहले ही लीक हो गया।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवालों पर मुश्तमिल 720 नंबर का यह पर्चा व्हाट्सएप पर लाखों रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ सामने आया, जिसके बाद 12 मई को तलबा की जानिब से दिल्ली में वजारत तालीम के बाहर एहतजाज किया गया, जिसके बाद इम्तिहान लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से यह इम्तिहान मनसूख कर दिया गया और 21 जून को दोबारा इम्तिहान लेने का ऐलान किया गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस इम्तिहान की वजह से नफसियाती दबाव के सबब 12 मई से 21 जून के दौरान तकरीबन 12 तलबा ने खुदकुशियां की। खुदकुशी करने वाले कई तलबा ने अपने सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह नीट पेपर को करार दिया, मगर एक दफ़ा पेपर लीक होने और कई तलबा की खुदकुशियों और मुजाहरों के बावजूद मोदी हुकूमत इम्तिहानी प्रोसेस में शफाफियत यकीनी नहीं बना सकी और 21 जून को जो इम्तिहान दोबारा लिया गया, 16 जुलाई को उसके नताइज में भी हेरा फेरी के इल्जामात सामने आए, जिसके बाद 20 जून से भारतीय तलबा की जानिब से पार्लियामेंट के करीब 18वीं सदी के तारीखी मकाम जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज शुरू कर दिया गया। एक महीने के एहतजाज के बाद 20 जुलाई को हजारों तलबा ने भारतीय पार्लियामेंट की तरफ मार्च की कोशिश की, मगर इस मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और रैपिड फोर्स ने तलबा पर बदतरीन तशद्दुद किया, सिर्फ इस मुतालबे पर कि हुकूमत एग्जाम्स में शफाफियत लाए, वज़ीर दयानतदारी का मुजाहरा करे, करप्शन खत्म करे और तलबा के मुस्तकबिल को अपना कारोबार ना बनाए। ये मुतालबा करने पर बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के शेल्स चलाए गए, यहां तक कि नई दिल्ली में पहली बार मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स यानी रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में तलबा के मुताबिक 100 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए, जबकि पुलिस की जानिब से 110 पुलिस एहलकार के जख्मी होने का दावा भी सामने आया, जबकि तकरीबन 70 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर बदतरीन तशद्दुद के बावजूद ये एहतजाज जारी रहा, जिसका दायरा दिल्ली से बढ़कर मुंबई और बिहार समेत भारत के कई दीगर शहरों और रियासतों तक फैल गया और बिल आखिर 36 रोज के एहतजाज के बाद भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने 3 दहाई पहले अपनी सियासत का आगाज भी पेपर लीक के मामले से किया था। 1997 में भारतीय रियासत ओडिशा में पेपर लीक होने के खिलाफ एहतजाज के दौरान उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने धर्मेंद्र प्रधान समेत कई तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया था, मगर आज यही धर्मेंद्र प्रधान तारीख के दूसरी साइड पर खड़े हैं, जहां उन्होंने तलबा का साथ देने के बजाय तलबा को दहशतगर्दों की बी टीम करार दिया, जिसने एहतजाजी तलबा के लिए जलती पर तेल का काम किया। उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में तलबा को मेरे नौजवान दोस्तों कहकर मुखातिब किया और लिखा कि जंतर मंतर और मुल्क में जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, मुल्क मुखालिफ अनासर को उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मुल्क का इत्तेहाद बरकरार रहना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि हमारे बच्चे अपना वक्त तालीम में गुजारें और अपने करियर की तामीर पर तवज्जो दें। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेज दिया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वही मोदी, जिन्होंने 1 माह तक तलबा के एहतजाज पर कोई तबसरा नहीं किया था, कोई एक्शन नहीं लिया था, मगर जब 20 जुलाई को पुलिस का लाठी चार्ज भी तलबा को पीछे धकेलने में नाकाम रहा, तब नरेंद्र मोदी ने तलबा से बात करना ज़रूरी समझा। दिलचस्प बात यह है कि मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए मौके के हिसाब से अपना पहनाव और रंग ढंग तब्दील करते हैं। यही कोशिश उन्होंने तलबा एहतजाज के दौरान भी की। मोदी ने अपने सियासी कैरियर में पहली बार तलबा को पैगाम पहुंचाने के लिए तलबा की तरह सेल्फी वीडियो बना के तलबा से खुद रब्ता किया ताकि वो उनसे रिलेट कर सके, मगर मोदी की इस कोशिश ने उल्टा ही काम किया, क्योंकि 2 साल पहले भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिस पर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि पेपर लीक की रोकथाम के लिए सख्त कानून पहले ही मौजूद है और हुकूमत अब सख्त एक्शन लेगी, जबकि इस एहतजाज के दौरान मोदी ने यह दावा कर दिया कि हुकूमत पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। बहरहाल नरेंद्र मोदी को आखिरकार तलबा के मुतालबात के सामने हथियार डालना पड़े। अहम बात यह कि इस पूरे एहतजाज के कई पहलू ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। यह एहतजाज इब्तिदा में तो सिर्फ तलबा तक महदूद था, मगर हर गुजरते दिन के साथ भारत के सियासी, समाजी और अदबी तबके भी इससे जुड़ते रहे। मुतादिद हुकूमती वज़रा और पुलिस अफसरों के बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल हुए और जहां इस एहतजाजी तहरीक को तलबा के नज़्म ज़ब्त ने ख़ास बनाया, वहीं तलबा के मुनफरद नारों, नगमों और मौसीकी के ज़रिए आर्ट की मुज़ाहमती शक्ल भी इस तहरीक में खुलकर सामने आई। एहतजाज के दौरान ये नज़र आया कि कैसे बदतमीज़ी, इल्ज़ामात और गालम गलौज के बजाय आर्ट, अदब और शायरी एहतजाजी तहरीकों में ईंधन का किरदार अदा कर सकते हैं। मगर जहाँ एक तरफ तलबा और एहतजाज में मौजूद कई नामवर शख्सियात फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों, मुज़ाहमती नगमों और इनकलाबी नारों से तलबा का लहू गरमा रहे थे और ये वाज़े कर रहे थे कि उनका मकसद सिर्फ एक है कि हुकूमत तालीमी निज़ाम में करप्शन ख़त्म करे और तलबा के मुस्तकबिल से खेलना बंद करे, वहीं भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इन तलबा को एंटी नेशनल और शरपसंद करार देकर इस तहरीक को भी कभी पाकिस्तान, कभी चीन तो कभी अमेरिका की जानिब से रिजीम चेंज की साजिश करार दे रहे थे।
भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के इसी रवैये की वजह से एहतजाज में मुजाहिरीन की जानिब से मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ियों के खिलाफ गम और गुस्सा भी दिखाई दिया। मुतअद्दिद मौक़ों पर तलबा इन सहाफ़ियों से लड़ते भी नजर आए, मगर मजमूई तौर पर यह एहतजाज पुरअमन, मकसद में वाज़ेह और ख़ास तौर पर मजहबी रवादारी की मिसाल बना रहा। एहतजाज के दौरान मुस्लिम हिंदू रवादारी के ऐसे मनाज़िर सामने आए जो नरेंद्र मोदी के 12 साल दौर और डर के माहौल में कमी दिखाई देते थे। एहतजाज में हिंदू और मुसलमान तलबा ने एक साथ नारे लगाए कि अब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नफरत की सियासत नहीं चलेगी। बहरहाल अब यह एहतजाज वजीर तालीम के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया है, मगर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का मुतालबा है कि जिन लोगों ने तलबा पर तशद्दुद किया उनका एहतसाब जरूरी है। राहुल गांधी ने वजीर आजम से माफ़ी का भी मुतालबा किया है, मगर अब अहम बात यह है कि भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पेपर लीक स्कैंडल पर तलबा के साथ तो खड़े नजर आए। रवां हफ्ते एहतजाज में शिरकत के दौरान उन्हें कुछ देर के लिए तहवील में भी लिया गया, लेकिन भारत में इम्तिहानी पर्चे लीक होने का मामला कोई नया नहीं है, ना ही ये किसी एक दौरे हुकूमत तक महदूद है, बल्कि अब भी कांग्रेस की जिन रियासतों में हुकूमतें हैं वहां भी पेपर्स लीक होते हैं। जबकि भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 14 तक कांग्रेस की हुकूमत में भारत भर में 200 से ज्यादा पेपर्स लीक हुए थे। इसीलिए भारत में यह बहस जारी है कि पर्चे लीक होने का मामला सियासी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक इशू है जिस पर सालों साल तमाम हुकूमतें काबू पाने में नाकाम रही हैं, जिसका नतीजा तलबा के गम गुस्से और तहरीक की सूरत में निकला है। भारत के तालीमी निज़ाम में मुस्तकिल इस्लाहात का चैलेंज अब भी एक इम्तिहान है, जिसके लिए तलबा को तवील लड़ाई लड़ना पड़ सकती है। मगर जहाँ ये भारत के नौजवान तलबा के लिए एक बड़ा मसला है, वहीं पेपर लीक पाकिस्तान में भी एक बड़ा मसला है, जहाँ न सिर्फ मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स के पेपर लीक होना आम सी बात है, बल्कि रवां साल मई में कैम्ब्रिज का पेपर भी इम्तिहान से पहले लीक हो गया था। मगर यहाँ ना हुकूमत इस मामले पर खास तवज्जो देती है और ना अपोजिशन और सियासी जमातें इस इशू पर आवाज़ उठाती हैं। यहाँ तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि कैसे हुक्मरान अशराफिया अपने लिए मरात इकट्ठा कर सके और अवाम पर बोझ डाला जा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी रूलिंग एलीट और नौजवान नस्ल में एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। पाकिस्तान में भी नौजवानों को बेरोजगारी, महंगाई और समाजी पाबंदियों जैसे मसाइल का सामना है। इसलिए अब सवाल ये अहम है कि क्या पाकिस्तान में भी किसी जेनजी तहरीक का इंतजार करेंगे कि कब यह लावा पक पक कर एक दिन फट जाए, या इससे पहले ही रूलिंग एलीट अपने मिजाज और रवैयों में तब्दीली लाकर नौजवान नस्ल के मसाइल हल करने पर तवज्जो देगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक। द न्यूज़ के सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने 23 जुलाई को एक अहम खबर दी थी। फ़खर दुरानी ने खबर में बताया था कि कैसे एक मुबैना गैर मुल्की PR कंपनी ने माली फ़वाइद के बदले उन्हें हायर करने की कोशिश की और ये पेशकश की कि अगर वो पहले से तैयारशुदा मज़ामीन पाकिस्तानी अखबारों में शाया करवाने में मदद करें तो हर मजमून के बदले उन्हें माली मुआवजा दिया जाएगा। खबर के मुताबिक सहाफ़ी फ़खर दुरानी से कहा गया कि वो पाकिस्तान की मईशत, SIFC, बलूचिस्तान, फौजी क़यादत और पाकिस्तान के चीन और अफगानिस्तान से ताल्लुकात के बारे में पहले से तैयारशुदा मज़ामीन शाया करवाएं, और अगर ऐसा करने में फ़खर दुरानी को कोई मुश्किल पेश आए तो ये PR कंपनी फ़खर दुरानी को उनके अहल खाना के साथ बैरून मुल्क मुंतकिल कर देगी। मगर खबर के मुताबिक द न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल ने 8 माह की तहकीकात के बाद मुबैना PR कंपनी की इस कोशिश के हकायक सामने रख दिए हैं, जबकि सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने PR कंपनी के एजेंट से WhatsApp और Facebook पर होने वाली बातचीत, रिकॉर्डेड शुदा कॉल्स, मालियाती लेन देन के रिकॉर्ड्स और मज़ामीन के मुसव्वदों को भी दस्तावेजी शक्ल दी है। मुबैना गैर मुल्की PR एजेंट की फ़खर दुरानी से होने वाली एक ऑडियो कॉल में यह सुना जा सकता है कि ये कंपनी फ़खर दुरानी से कैसे क्या कुछ करवाना चाहती है। So how we do it, what I'm saying is, जैसे हर बार जैसे हमारी तरफ से तो आपके पास जानने ही है कि आपने जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मसला हो गया, कोई कुछ भी हो, मतलब जो भी इश्यूज हो गए, जैसे हमारे यहाँ करता है सिचुएशन के ऊपर, प्लेग के इश्यूज हो गए, पोलियो के काफी केसेस आ रहे हैं, HIV के काफी केसेस आ रहे हैं, तो these are all the things that we will be highlighting. So as far as I see, 1.2L 120 you have for first 2 months, and then 70 plus 1, 70 plus 100. Yeah, that means 1.7L for next. Yeah, right. Okay, fine. Thanks. So is it done? Yeah, it's done. No problem. Okay, done. इसी ऑडियो में यह भी सुना जा सकता है कि फ़खर दुरानी ने इन एजेंट से ये जानने की कोशिश की कि क्या वो वाकई कोई PR फर्म है या उनके पीछे गैर मुल्की खुफिया एजेंसी है, जिसका कॉलिंग एजेंट्स ने तो कोई जवाब नहीं दिया,
मगर ये यकीन दिलाया कि अगर फखर दुरानी को कोई मुश्किल पेश आती है तो वो फौरी उन्हें पाकिस्तान से निकालने का बंदोबस्त करेंगे। एक चीज जो मैंने डिस्कस करनी थी, आप ये जो आर्टिकल्स है ना, यहाँ पे आपको रिस्क का पता है कितना रिस्की है यहाँ पे। और कल को ये भी हो सकता है कि कोई एक्सपोज हो जाऊं मैं, मेरी जॉब भी जा सकती है। तो ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में फुली आपके साथ वो करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो ये क्या इसके फिर मेरे लिए ये पता है कि आप जो है वो पीआर फर्म तो नहीं है? नहीं, हम पीआर फर्म ही है सर। एक नया जर्नलिस्ट हो, आप उसको तो ये बता सकते हैं पीआर फर्म से। मुझे पता है, इतना अंदाजा है कि आप मोस्ट प्रोबेबली रॉ से हो सकते हैं। कुछ भी कल को मेरे लिए प्रॉब्लम्स होंगी तो मेरे लिए क्या बचत और सिक्योरिटी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो वही तो पूछ रही हूँ कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं। नहीं, ये बताएं मेरे लिए क्या सिक्योरिटी और क्या फाइनेंशियल, इसमें आप कितना जो है कल को अगर मेरी जॉब चली जाती है। नहीं तो फिर हम आपको यूके में जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। यूके में कितना जल्दी? एज सून एज पॉसिबल। सर कॉन्टैक्ट्स तो काफी होते हैं, हम हमारे बॉस लोगों के तो काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इस बारे में भी मैं आपको पूरी इत्तला देती हूँ। चीजें अगर मेरे लिए, मैं इस वजह से इनसे कहा कि मुझे उनसे बात करा दीजिए जो कि ये डिसीजन लेने के उनको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत ना हो, जिनके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर्स हों। तो वीज़ा के लिए क्या मैं अप्लाई करूं और आप मुझे ये लगवा के देंगे, क्या होगा ताकि ये हाँ बिल्कुल। see as you say कि when you feel that you don't want to be there, तो आपने यहाँ पे बताना है और फिर वहां से फिर प्रोसीड हो जाएगा प्रोसीडिंग में। आपको फिर वीजा लगवा के, मोस्टली सिंस यूके के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऐसी कोई स्पेशली है नहीं, तो इट वाज विद यूके और एनी अदर यूके। हाँ, यूके का क्योंकि हमने देखा है, ये अभी रिसेंटली जो जर्नलिस्ट गए हैं उनका वो कोशिश भी हुई है लेकिन उन्होंने नहीं किया उनको रिटर्न। साफी फखर दुरानी को गैर मुल्की पीआर कंपनी की जानिब से एजेंडा स्टोरीज के लिए हायर करने की कोशिश और फखर दुरानी की जानिब से ये पूरा मामला सामने लाना अहम बात है, जिससे अंदाजा हो सकता है कि कैसे गैर मुल्की नेटवर्क्स पाकिस्तानी सहाफ़ियों को अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसके साथ ही ये समझना भी अहम है कि ज़रूरी नहीं है कि रियासती बयानिए और हुकूमती कारकर्दगी पर उठने वाली हर आवाज़ के पीछे कोई साजिश हो, क्योंकि पाकिस्तान में रियासती पॉलिसियों और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को लेकर तनकीद होती रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार हमेशा रहा है और इसके ऊपर पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, इंटेलेक्चुअल्स और सिविल सोसाइटी के लोग तनकीद करते रहे हैं और तनकीद करने वालों को अक्सर गद्दारी के फतवों का भी सामना करना पड़ा है। फखर दुरानी की स्टोरी को लेकर भी ये मुमकिन है कि कोई इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन इस मामले को बुनियाद बनाकर यह कहना कि पाकिस्तान में होने वाली हर तनकीदी सहाफ़त जिसमें रियासती बयानी पर सवालात उठाए जाते हों या हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर तनकीद की जाती हो, वो सब बैरूनी फंडेड है या पैसे लेकर की जा रही है, तो ये कहना ना सिर्फ गलत होगा बल्कि ये उन तमाम सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के लोगों की तौहीन होगी जिन्होंने बहुत बड़े रिस्क उठाकर ये स्टोरीज़ की हैं। बहरहाल इस पूरी कोशिश के पीछे असल मकासद क्या थे और फखर दुरानी को क्यों महसूस हुआ कि इस पीआर फर्म के पीछे कोई बैरूनी खुफिया एजेंसी हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार फ़खर दुरानी। फ़खर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 23 जुलाई को आपकी ये खबर आई थी जहाँ पे आपने बताया कि द न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल ने कैसे एक पीआर फर्म को एक्सपोज किया, बेनकाब किया। कुछ स्टोरी तो हम बता चुके हैं कि आपको पैसे देकर ये कहा गया कि जो लोकल पब्लिकेशंस है पाकिस्तान में उनमें कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करवाए जाए जो कि पाक फौज के खिलाफ भी हैं, एंटी पाकिस्तान भी आप उनको कह सकते हैं। सवाल मेरा ये है आपसे कि जब पीआर फर्म ने आपको अप्रोच किया, पैसे की ऑफ़र की, तो शक कैसे हुआ आपको कि ये कोई फॉरेन स्पाई एजेंसी हो सकती है? एक पीआर फर्म भी हो सकती है जो अपने क्लाइंट के लिए काम करवा रही हो? बिल्कुल, देखें, पहला जो है एक नॉर्मली होता ये है कि अप्रोच जो किया जाता है एक कवर होता है, किसी का भी हो। तो उन्होंने जिस कवर जो एक लिया हुआ था कि हम एक पीआर फर्म हैं, दुबई बेस्ड हैं और हम ये चाहते हैं, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो पॉलिटिकल कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये करें। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करता। उसके बाद वो कंटिन्यूसली मुझे परसू करते रहे और फिर उन्होंने पीआर फर्म का जब नाम बताया तो मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा ये काम होता है कि अगर कोई अप्रोच कर रहा है उसके हवाले से देखूं कि वो है क्या, उसकी प्रेजेंस है कोई डिजिटल या नहीं है। तो वो जो पीआर फर्म का इन्होंने बताया था, मैंने उस पीआर फर्म की वेबसाइट पे जाके उनकी मैनेजमेंट का जो है वो देखा कि
क्या वो वाकई ये जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं उसी तरह उसको ये सेम उस तरह है या नहीं है। तो उस पर पता चला कि वो जो खातून जो दावा कर रही थी वो तो नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा उसमें कि आप जो ये कह रही थी जिस पीआर फर्म के हवाले से, उसमें तो आपका कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा। तो उस पर उसने कहा कि वी वर्क इन शैडो। तो हम जो है ये इस तरह का जो है वो शैडो में कोई काम करते हैं, खुफिया तौर के ऊपर काम करते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर हम ये प्रॉपरली जो है अपना वो नहीं डिस्क्लोज कर सकते। सही है। और इसके बाद आपको ये ऑफर भी की गई एक मौके पे जब आपने कहा कि ये खबरें अगर छपेंगी हो सकता है मेरे लिए ज़ाती तौर पे प्रॉब्लम हो, तो फिर आप क्या करेंगे मेरे लिए? तो उन्होंने आपको ऑफर की कि आपको बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप यूके जाके काम करें। देखें शहजाद साहब, पहली बात ये है कि जब ये मुझे अप्रोच किया गया ना, तो एक जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर मेरे लिए ये एक अनएथिकल है कि मैं जिस काम के लिए मेरी जॉब है मैं उसकी बजाय अगर कोई और दूसरा कोई काम करता हूँ तो ये मेरे लिए अनएथिकल है। तो मैंने एक जो जर्नलिस्टिक जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए अपनी टॉप मैनेजमेंट को बताया। मेरी जो टॉप मैनेजमेंट से ये सारा डिसीजन हुआ, उसके बाद ये फैसला हुआ टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे जो जियो और जंग ग्रुप की तरफ से, कि इसको आप देखें, आगे लेकर चलें, देखते हैं कि क्या इससे निकलता है। ये जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कह रहे हैं या पीआर फर्म कह रहे हैं, ये भी अगर चीज़ साबित होती है तो ये भी इटसेल्फ एक ख़बर है। अगर उसके बाद अगर कोई ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उससे भी ये हमारे लिए एक बड़ी खबर होगी। तो आप इसको आगे लेके चलें। उसके साथ ही जब हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला कर लिया तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट को भी बताया गया मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि कल को जो है हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब ये सारी चीज़ें हो गई, मैं उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ। हमारा जो देखें जर्नलिस्ट का एक काम होता है कि एविडेंस जब तक ना हो आप स्टोरी नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हमारे पास एविडेंस होना लाजमी था। और उस एविडेंस में ये भी था कि आर्टिकल्स जिसके हवाले से ये डिमांड कर रहे हैं वो आर्टिकल भी होना चाहिए हमारे पास कि वो किस तरह का आर्टिकल छपवाना चाह रहे हैं। फिर उसके साथ साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो है कि पैसे का वो अगर कह रहे हैं क्या वो उन्होंने हमें पैसे पे किए या नहीं किए। मैं 1 महीने से उनसे कह रहा था कि आप मुझे कुछ पे करें, 50% एडवांस पे कर दें ताकि ये हमारे पास एक सबूत के तौर के ऊपर आ जाए। वो नहीं कर रहे थे। जैसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आता है पाकिस्तान में 27 फरवरी का, 27 फरवरी को एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुछ झड़प होती है, बॉर्डर के ऊपर क्लैश होता है, पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई थी। तो उस दिन एक बड़ा अजीबोगरीब इन्होंने किया। मैंने उस दिन कोई इनसे पैसे भी नहीं मांगे थे। इन्होंने खुद से एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 35,000 रुपये भिजवा के साथ ही एक मैसेज कर दिया कि जो रीसेंट इवेंट हो रहा है क्या उसके हवाले से आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे देखें एक पीआर फर्म का क्या काम है कि बॉर्डर क्लैश पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना या वो फुटेजेस या वीडियोस या वो चीज़ें जो कि मीडिया के ऊपर पहले पब्लिक नहीं हुई और ना वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। तो ये पीआर फर्म का ये काम नहीं होता। उससे भी एक चीज़ जो है वो मेरे लिए ये एक अंदाज़ा हो गया कि ये पीआर फर्म नहीं है, ये एक हॉस्टाइल एजेंसी है। क्योंकि जब मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी उसमें 2-3 सवालात मेरे भी हैं और कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे भी आपसे पूछे जा रहे हैं। और आपका मैंने देखा भी है थ्रेड जिसमें आपने एविडेंस भी पोस्ट किया है कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन होती रही और आपकी ऑडियोज जो है उनके साथ वो भी हमने चलाएंगे। लेकिन जैसे एक सवाल जहन में आता है कि अगर कोई इसमें फॉरेन स्पाई एजेंसी इन्वॉल्व है तो वो एक आर्टिकल के सिर्फ 70,000 रुपये क्यों ऑफर करेगी, वो भी एक साफ़ी को जो पता है कि कोई नया साफ़ी नहीं है, एक अरसे से फील्ड में है। 70,000 में वो कोई स्टोरी क्यों छापेगा, ऐसी क्यों इतना बड़ा रिस्क? बिल्कुल एक ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और ये लोग पूछ रहे हैं। और इस हवाले से देखें, पहली बात ये है कि ये इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ना उसमें आप पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड आपका हो जाता है तो यही चीज़ मैं उनसे बार बार कह भी रहा था कि ये 70,000 तो जो आप अगर इंटरनेशनल कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह की जो असाइनमेंट्स होती हैं उनका देखें तो आपको $500-600 से कम जो है वो पे नहीं करते एक आर्टिकल का। तो ये आप इतना वो करें तो उस पर उन्होंने ये क्लियरली स्पेसिफिकली कहा है, अगर वो भी आप दिखा सकें उस पर वो कह रहे हैं कि हम शुरू में आपको ये करेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली आपका इंक्रीज़ कर देंगे। इवेंचुअली क्या हुआ, जब हमने अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली, हमने ये फैसला किया कि हम इनको टेक ऑन करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप पीआर फर्म नहीं हैं, आप एक हॉस्टाइल एजेंसी हैं। तो उस पर मैंने इनसे स्पेसिफिकली ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि अगर कल को मैं एक्सपोज हो जाता हूँ, लेट्स सपोज आपके लिए काम करते हुए, मेरे लिए क्या प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल भी और जो फिज़िकल जो सिक्योरिटी के हवाले से। तो उस पर उन्होंने 2 चीज़ें ऑफ़र की, एक ये कि रिलोकेशन मेरी और मेरी फैमिली की यूके में, और दूसरा उन्होंने कहा आपको पैसों का कितना, अब आप हमें बताएं कि कितना डिमांड कर सकते हैं। मैं क्योंकि आज तक हमारा जो जर्नलिज्म का काम है हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है और ना मुझे पता है कि ये कितने इसमें पैसे जो है वो चार्ज किए जाते हैं। मैंने कहा आप मुझे जो है ना ये 70,000 जो आप कह रहे थे 170 कर दें, 1,70,000 रुपये पर आर्टिकल। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मनी इज़ नॉट द इशू। मतलब नेगोशिएट किया तो उन्होंने रकम बढ़ा दी। दूसरा एक सवाल ये कि आपसे ये भी कहा गया कि आप कुछ हमें यूनिक इन्फॉर्मेशन दे जो पब्लिश ना भी हो, जो किसी के पास ना हो।
और आपसे ये भी पूछा गया कि बताएं वहाँ पे कौन कौन से पब्लिकेशंस ऐसे हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है। अब देखें अगर कोई एजेंसी है तो उस इतना तो होमवर्क किया होगा कि यहाँ पे कौन सी पब्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रीडरशिप है या व्यूअरशिप ज़्यादा है उसकी, ये आपसे पूछने की क्यों ज़रूरत होगी? मतलब मैं आप बैठा बता सकता हूँ कि इंग्लैंड में कौन सा ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, इंडिया में, यूके में, यूएस में, सब हम बता सकते हैं ये चीज़ें, तो आपसे क्यों पूछेंगे वो? देखें, उन्होंने पूछा नहीं मुझसे, उन्होंने पहले मुझसे डिमांड यही की कि जो फर्स्ट ईयर के पाकिस्तान में मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ। जो बड़े पाकिस्तान के 2-3 नाम हैं, आप क्या उसमें मैनेज करा सकते हैं? मैंने कहा उसमें ये इस तरह की जो आउटसाइडर से कोई इस तरह की जो कंट्रीब्यूशन के तौर के ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो लेते ही नहीं है। तो फिर उसके बाद वो शिफ्ट हुए कि आप हमें सेकंड ईयर की जो यहाँ पे इदारे हैं उसके हवाले से वो करा सकें। वो पूरा होमवर्क करके आए हुए थे। ये नहीं था कि उन्हें पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप के हवाले से पता नहीं था, उन्हें ये अंदाज़ा और ये पता है। स्पेसिफिकली इस ऑडियो में भी वो ये कह रहे हैं, एक मीडिया, एक अंग्रेज़ी अखबार के नाम लेके वो ये कह रहे हैं हमें पता है कि वो वहाँ पे पब्लिश कराना बड़ा टफ है। हाँ। वहाँ पे तो वी नो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या हमें जो दूसरे जो मीडिया इदारे हैं क्या वहाँ पे ऐसा कुछ किया जा सकता है या नहीं? तो उनका होमवर्क पूरा था, उनका मेरे बारे में, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरी सब कुछ उनको पता था। सही, ठीक है। अच्छा, एक इस पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है फ़खर के अब जो स्टोरीज़ जैसे आपने अपनी स्टोरी में कहा गया है, SIFC के बारे में आपसे कहा कि स्टोरी करें, मिलिट्री लीडरशिप के बारे में, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, पाक चाइना रिलेशनशिप, इनके बारे में स्टोरीज़ करें। अब पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे इन पे स्टोरीज़ हो रही होती हैं। SIFC के बारे में हमने बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले 3-4 साल में, पाकिस्तान मिलिट्री का या एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है हमारी सियासत में, उस पर भी हम गुफ्तगू करते रहते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, इस पर खबरें भी छपती हैं, इस पर डिस्कशंस भी हो रही होती हैं। तो अभी एक तासुर ये जाएगा कि जो भी ये डिस्कशन कर रहा होता है वो शायद इसीलिए कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं से उसको किसी PR फर्म ने पैसे दिए ये करने के लिए, जबकि बात सच नहीं है। आप भी करते हैं, न्यूज़ में स्टोरी छपती रहती है। तो फिर ये इस तासुर को कैसे अब हम खत्म करेंगे? क्योंकि ये तो वन ऑफ केस हो सकता है ना, ये तो शायद आपके साथ हुआ है, लेकिन बाकी तो जनरली जो स्टोरीज कर रहे होते हैं इन इशूज़ पे, और करनी भी चाहिए, उनके बारे में भी एक शक होगा कि यार देखिए PR फर्म से पैसे लेके कर रही है। अच्छा देखिए, मेरी स्टोरी में भी मैंने ये चीज़, एक पहली चीज़ तो मेंशन की है, जो ये इस तरह की डिस्कशन होती है, हमने कहा कि ये वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ और जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, हम ये वेरीफाई नहीं कर सकते। ये वो इस तरह के दावे जो है ना, वो अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी वो इस तरह की कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनको क्यों ज़रूरत पड़ी है इस तरह की चीज़ों की। देखें, जो इस तरह की जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ होती हैं ना, उनके लिए जो चीज़ें इसको प्ले करना, अगर वो लोकल मीडिया के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ आती है, उसको ये प्ले करके या उसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ देखें, इसमें जो आर्टिकल था ना, इसमें ये नहीं था कि ये पाकिस्तान में जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं, कोई और जर्नलिस्ट कर रहा है। हाँ। तो हम उसको बैलेंस करते हैं, हम उसका काउंटर वर्जन भी लेते हैं, हम उसमें दूसरी चीज़ें जो हैं वो कि अगर इकॉनमी के हवाले से सूरत हाल 1-2 इंडिकेटर्स उसके ख़राब हैं तो कुछ पॉजिटिव भी है, तो हम ये सारा कुछ जो है वो बैलेंस करते हैं। ये नहीं है कि हम जर्नलिस्टिक जो स्टैंडर्ड्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते। ये जो आर्टिकल्स थे स्पेसिफिकली, इसमें ये था वन साइडेड था कि एक ब्लीक पिक्चर आपने इकॉनमी की पेश करनी है कि पाकिस्तान में ये इंडिकेटर्स ख़राब है, दूसरा ख़राब है, तीसरा ख़राब है, और पाकिस्तान तो बस वो डूम्सडे के हवाले से भी मिसाल के तौर पे अगर हम अपने इलेक्शन निज़ाम को देखें तो उसमें कोई पॉजिटिव तो नहीं है। 18 ले लें, 2024 ले लें, या SIFC के बारे में अगर मैंने स्टोरी करनी है तो मैं तो नहीं बता सकता कि पिछले 3 साल में ये SIFC को इन्वेस्टमेंट लेकर आया है, विच इज़ अ फैक्ट। तो फिर उस पर तो हम बैलेंस नहीं कर सकते ना। तो इस तरह की भी स्टोरीज होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडेड होंगी या जरूरी है कि PR फर्म ने पैसे होता भी नहीं है। और ना ही ये जो खासतौर पे जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपको बताया, वो सारे इसके जो एथिक्स और प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करते हैं। आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्टोरी कर रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से हो या किसी हवाले से, तो आपकी एडिटोरियल बोर्ड उसको तब तक जो है वो पब्लिश करेगी नहीं जब तक कि दूसरी साइड का वर्जन ना हो। ये एक फ़र्क है प्रोपेगेंडा और जो एक रियल जो जर्नलिज्म होती है उसमें। तो इस वजह से ये मेरा ख्याल है कि ये लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रही है, ये डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है कि जो प्रोपेगेंडा बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वन साइडेड होती है, डिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो साबित। अब इसी पे जो बात करें, इन्होंने 3 आर्टिकल्स मुझे भेजे, इन तीनों के ऊपर मैं इनको जो है वो, क्योंकि हमने टाइम बाय करना था, हमने पब्लिश नहीं करनी थी ये सारी चीज़ें, और फिर भी पैसे दे रहे थे आप। पैसे उन्होंने एक जो है वो शुरू में दिया, फिर उसके बाद जब ये आखिर पे हमने वो बात की तो तब उन्होंने दिया। तो जो चीज़ एक जो मैं कह रहा था कि डिस्टिंग्विश करने की, कि जो हमारे यहाँ अगर कोई सहाफ़त में इस तरह की चीज़ें हाईलाइट कर रहा है तो उनमें क्या फ़र्क है, वो ये है कि इन्होंने सारी नेगेटिव उसकी वो दे के कोई उसका सपोर्टिंग एविडेंस कोई नहीं है।
लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी इस तरह की चीज़ें हाईलाइट कर रहा है, वो उसको जो है वो अपने जो क्लेम है या जो अपनी जो स्टोरी है वो उसको साबित भी कर सकता है। तो ये जो एक डिफरेंस है, मैं समझता हूँ कि ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का जो मकसद है वो ये है कि टोटली आपने जो है वो रॉन्ग फैक्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें वन साइडेड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, दूसरी साइड का वर्जन भी नहीं होता। ये मैंने उनसे एविडेंस मांगे थे, उनके पास कोई तीनों आर्टिकल्स के लिए। फ़खर, थैंक यू वेरी मच। मैंने पहले भी उस दिन रिपोर्ट कार्ड में भी कहा था, आपने बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई कि आपको अंदाजा हो गया कि शायद ये पीआर फर्म या तो कोई डॉजी काम करा रही है या ये पीआर फर्म है ही नहीं और किसी के कहने पे ये सब कुछ किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।